हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्जाम फाइटर। तो आप लोगों की दिल्ली पुलिस परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो हम लोग एक जीके की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, आप सभी लोग उनको याद करते हुए ज़रूर चलिएगा, और जिनके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वो तो आपको 101% याद करने ही हैं। ठीक है ना, तभी आप लोग है ना अच्छा कर पाओगे। तो सबसे पहले के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह के बारे में बोल रहे हैं हमसे, और ये बोल रहे हैं कि किस राज्य में स्थित है। तो सबसे जो दक्षिणी राज्य है अपना कौन सा है, अपना सबसे दक्षिणी राज्य, तो सबसे दक्षिणी राज्य यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु। तो इसी राज्य में एक बंदरगाह है, तो उसमें जो है ना सबसे दक्षिणी बंदरगाह हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो अपना सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं तमिलनाडु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम कहाँ पर शास्त्रीय नृत्य खेला जाता है, मतलब भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि जो अपना पोंगल होता है, पोंगल त्यौहार, तो पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं। और एक होता है ओणम, ओणम कहाँ पर मनाते हैं। तो ओणम जो है ना वो मनाते हैं केरल में। ठीक है, ओणम कहाँ पे मनाते हैं, ओणम मनाते हैं केरल में। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि पोंगल कहाँ पे मनाते हैं, तो पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो पोंगल कहाँ पे मनाते हैं, तो पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु में। और जो अपना केरल में मनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ओणम कहते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से आपको एक याद आना चाहिए, कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ पर खेला जाता है, तो कुचिपुड़ी खेला जाता है आंध्र प्रदेश में। तो इससे संबंधित मैंने जो फैक्ट थे वो आपको बता दिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता था, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसको दे सकता है। तो जो उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है ना, तो उसका जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, जो वो अपना त्याग पत्र किसे देता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि राज्य के मुख्यमंत्री को, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, और फोर्थ ऑप्शन है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो जो अपना न्यायाधीश होता है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने राष्ट्रपति तो इसका राइट आंसर बता दिया। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट भी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे कि राष्ट्रपति अपना भारत के किस अनुच्छेद के तहत आता है, और राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए जो अपना भारत का राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, वो अनुच्छेद 53 के तहत आता है। उसके बाद आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए उसे महाभियोग लगाते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग का प्रावधान है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है उसे क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको राष्ट्रपति कर सकता है क्षमा, मतलब उसकी सज़ा जो है ना माफ़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में जब सरकार भंग हो जाती है तो वहाँ पे लग जाता है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत आता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि आप लोगों का इससे रिवीजन भी हो जाएगा, और आप जिन्हें पता नहीं होगा तो उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी के बारे में पूछ रहे हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है उसके बारे में हमसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखा हमने विशाखा दत्त,
सेकंड ऑप्शन देखा हमने पाणिनि और थर्ड ऑप्शन देखा कालिदास और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने कल्हड़। तो देखिए जो जितने भी मतलब ऑप्शन हैं यहाँ पे और इनके संबंधित जितनी भी बुक्स बन सकती हैं आपसे एग्जाम में, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की बात जब की जाती है तो इसका राइट आंसर तो पाणिनि हो जाएगा। मतलब अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कालिदास दिख रहे हैं, कल्हड़ दिख रहे हैं और यहाँ पर जो है ना विशाखादत्त दिख रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जो कश्मीर का इतिहास है किस पुस्तक में लिखा गया है? तो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, कश्मीर के बारे में लिखा गया है राजतरंगिणी पुस्तक में, राजतरंगिणी पुस्तक में। अब राजतरंगिणी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कल्हड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको लगा दोगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। उसके बाद कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसे एक है कुमार संभवम, एक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, एक कौन सी है? कुमार संभवम, एक है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस प्रकार से कालिदास की दो बुक हैं इंपॉर्टेंट। और भी बुक्स हैं, आप लोग अपनी जो बुक है उसमें देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए विशाखादत्त हैं, तो इनकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। तो इसकी जो बुक है मुद्रा राक्षस इनकी बुक है। तो विशाखादत्त इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है याद तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उन्हें किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मतलब जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी और उनको निर्वाण कहाँ पर मिला था। उसके बाद इनके जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म को आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कपिलवस्तु में है जन्म इनका। कहाँ पर है? कपिलवस्तु। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इनकी जो मृत्यु है तो मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। अब देखिए कुशीनगर अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो इन्हें निर्वाण हुआ था बोध गया में प्राप्त। ठीक है, तो बोध गया यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इन्हें निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो अपने बुद्ध हैं इनके जीवन से चरित्र से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि इनकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो बौद्ध संगीति कितनी टोटल बौद्ध संगीति हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति हुई थी ये वाली कब हुई थी, मतलब कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा। तो देखिए जब आप बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की, तो आपसे जो टोटल बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 4। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली कहाँ पर हुई थी? तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली। उसके बाद जो थर्ड बौद्ध संगीति थी, तीसरी बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किया गया था कश्मीर में। अब देखिए यहाँ पे अब मैंने बौद्ध संगीतियों के बारे में तो बता दिया, तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो आपको इनके राजकुमार भी याद करने हैं कि किसकी अध्यक्षता में की गई थी, किस शासक की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया था। तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, कुछ ज़्यादा नहीं घुमाया लेकिन थोड़ा सा ये घुमाया है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, यानी कि 1947 पर जो भारत के वर्तमान मतलब जो 1947 में
भारत के वित्त मंत्री थे उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि 1947 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए पहला ऑप्शन आप लोग देखते ही हटा दो कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे, पहले गृह मंत्री थे। तो गृह मंत्री कौन थे, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने देखा जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे, प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये बचता है और एक ऑप्शन ये बचता है, तो इस प्रकार से आप लोग दो ऑप्शन तो इसके हटा ही सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे जो षणमुखम सेठी थे वो कौन थे, पहले अपने वित्त मंत्री, ठीक है, 1947 में जो अपने पहले वित्त मंत्री थे तो कौन थे वो, षणमुखम सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो शिक्षा मंत्री के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के पहले जो अपने शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आराम बाग आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा बनवाया गया। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि आसफ उल दौला, सेकंड ऑप्शन है बाबर, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर और फोर्थ ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो जो आराम बाग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी बाबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आराम बाग था क्या, तो आराम बाग एक मुगल उद्यान था। ठीक है, इसकी स्थापना जो बाबर ने की थी 1528 में की थी। ठीक है, अब देखिए 1528 में बाबर ने एक युद्ध भी लड़ा था, उस युद्ध का नाम क्या है, तो सबसे पहले लड़ा बाबर ने पहला युद्ध पानीपत का 1526 में। 1526 में बाबर ने क्या लड़ा, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद बाबर ने क्या लड़ा, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा था, 1526 में। इसकी एक ट्रिक भी थी, 1526 में पानी पिया, 17 में खाना खाया, उस प्रकार से 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ट्रिक भी थी इसकी। तो 1527 में किसका युद्ध लड़ा था, 1527 में लड़ा था जो अपने वो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद 1528 आई, फिर उसके बाद 1529 आई और 1530 आई। 1530 में बाबर की हो गई थी मृत्यु। ठीक है, उसके बाद देखिए पानीपत का पहला युद्ध हो गया और खानवा का युद्ध हो गया। तो आपको इनसे जो युद्ध हुए थे इनके आपको ये देखना है कि किस किस के बीच में हुए थे। आपने देखा कि बाबर तो यहाँ पे थे, मतलब पानीपत के युद्ध में बाबर तो थे, इनके अपोजिट साइड कौन थे, तो इनके अपोजिट साइड थे पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें थे बाबर और इब्राहिम लोदी। तो ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब आप लोगों को ये भी देखना है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको चंदेरी का भी देखना है और घाघरा का भी देखना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो आपसे इसमें बोल रहे हैं कि भारत में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग के तहत गारंटीकृत अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं। तो पहला भाग है यहाँ पे, और सेकंड ऑप्शन है आपके सामने कि भाग 3, और आपके सामने अगला ऑप्शन है कि भाग 4 और भाग 6। तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार के भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग अपना आ जाता है 3। अब देखिए जो अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं अपने मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 1 दिखाया है आपके सामने। तो भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, भाग 1 के अंतर्गत आता है कि भारत जो है ना वो अपना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो भाग 4 है और भाग कितना है, भाग 6 है। तो भाग 4 के अंतर्गत क्या आता है और भाग 6 के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो भाग 6 के अंतर्गत आता है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर। आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे जितने भी अभी प्रैक्टिस सेट हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये चीनी यात्री ये एक भिक्षुक थे, ये क्या थे, भिक्षुक थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और ये कौन थे, एक भिक्षुक थे जो वेन सांग हैं। वेन सांग किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत का जो है ना दौरा किया था इन्होंने, तो ये किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए इसमें बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक किस प्रकार का निकाय है। पहला तो ऑप्शन है कि संवैधानिक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है स्वायत्तशाही है, और थर्ड ऑप्शन है सांविधिक, और फोर्थ ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, वो क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मैं कवर करूँगा। जैसे पहला तो क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एक आपसे पूछा जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो दोनों के आंसर हम अलग अलग हैं, दोनों को देखेंगे। तो पहले तो आपसे अगर पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लीगामेंट। इसको याद कर लीजिएगा, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लीगामेंट। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे टेंडन लिखा है, तो टेंडन किसको जोड़ता है, जो अपनी मांसपेशी होती हैं, मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, मांसपेशियों को जोड़ता है हड्डी से। ठीक है, मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट हो जाएगा, और मांसपेशी टू हड्डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन पहले, इसमें बताया था कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत आती है। तो अनुच्छेद 72 मैंने वहाँ पे बताया था, और अच्छे से भी समझाया था कि अनुच्छेद 72 के तहत क्या आएगी, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो है ना, ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि शहनाई लगाएं या फिर सरोद लगाएं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ही रहती है। बहुत सारे नाम से जो बहुत सारे ऐसे रहते हैं नाम आपको याद नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको वाद्य यंत्र है ना, और इनसे संबंधित व्यक्ति वो तो आपको ज़रूर याद करने हैं। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, इनका संबंध था शहनाई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में स्वजुताई देखी जाती है। तो मतलब अपने आप जुत जाती है वो मिट्टी, तो वो कौन सी मिट्टी है। पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है कछार की मिट्टी, और थर्ड ऑप्शन है काली मिट्टी, और फोर्थ ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। तो देखिए जो राइट आंसर है, मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जो स्वतः ही जुत जाती है, स्वतः जुताई देखी जाती है जिसमें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले अगर ये बारिश होगी तो ये मिट्टी हो जाएगी गीली, और गीली होकर के क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। फिर ये सूखेगी, और फिर क्या होगी, सूख करके ये सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ करके मतलब इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चलती है, और ये क्या लगती है, स्वजुताई कर लेती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहा है कि सहमति की आयु अधिनियम पारित होने पर गवर्नर जनरल कौन था। सहमति की आयु जो है ना अधिनियम, ये पारित हुआ था, तब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन है जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हैं, उसका सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन, और थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लैंसडाउन। मतलब जो सहमति की आयु है, मतलब जो कोई भी अपनी महिला है, पहले उसकी आयु से मतलब संभोग करने की आयु क्या थी, पहले 10 वर्ष थी, उसके बाद इसको बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया है। ठीक है, अगर उससे पहले कोई व्यक्ति उसके साथ अगर संभोग करता है, तो संभोग मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो संभोग करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या माना जाएगा, बलात्कार के रूप में माना जाएगा। तो इसमें मतलब ये ऐसा अधिनियम पारित किसने किया था, जो अपने गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन, इनके समय में पारित किया गया था। अब आप लोग इनकी एक बार सन जरूर देख लीजिएगा, 1891 की समथिंग है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही है। 1891 आप लोग एक बार चेक करिएगा कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, 1891। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग किस मंत्रालय की कार्य करता है, मतलब किस मंत्रालय के तहत आता है। पहला तो ऑप्शन है आपके सामने वित्त मंत्रालय,
फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो जो अपना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा कि इसमें इन्होंने इसके मंत्री भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय के अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्रालय की अगर बात की जाती है तो रक्षा मंत्रालय में वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो एक बार इसको चेक करिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पीयूष गोयल हो सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें बोल रहे हैं कि 28 जून 2022 को दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आपसे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो सीधा सीधा कि मतलब अभी वर्तमान में दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसको क्वेश्चन घुमाना होगा एग्जामिनर को थोड़ा सा। तो ऐसे ही घुमाएगा वो 28 जून को, मतलब 28 जून 2022 को दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, मतलब ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। तो इसका सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड है ना, वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1970 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1970 में। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किसने स्टार्ट किया था? तो जो वर्गीज कुरियन थे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो वर्गीज कुरियन जो थे ये कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक। अब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। उसी प्रकार से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। इसका मतलब कब किया गया था ये स्टार्ट? तो 1970 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, अब है आज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न अभी नहीं है, इसमें कह रहे हैं सेकंड लास्ट हो सकता है ये। इसमें बोल रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला, मतलब पहला सबसे स्थापित हुआ था वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला आपने देखा यहाँ पे बेल बदन राष्ट्रीय उद्यान, तो इस प्रकार से तो हो नहीं सकता है। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे कि कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है वर्तमान में? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका देखिए अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। और मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, और केवल एक ही बार थे। और मतलब कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष, किस अधिवेशन के तहत इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो देखिए एक अधिवेशन हुआ था बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था बेलगाम अधिवेशन? 1924 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1924 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि बेलगाम अधिवेशन, मतलब बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए 1922 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 1922 में क्या हुई थी? 1922 में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, उसका नाम क्या है? चौरी चौरा कांड। क्या नाम है? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो घटना है वो कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी, ठीक है। अब एक आपसे एक और चीज़ पूछ ली जाए कि जैसे आप से पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था और उसको बंद कब किया गया था, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। तो आज का लास्ट प्रश्न यही होने वाला है और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। पहला तो ऑप्शन है आपके पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन जो अपना लास्ट वाला है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए महात्मा गांधी ने भी कुछ नारे दिए थे और सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक फेमस नारा है। इनका फेमस नारा क्या है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस जी का फेमस नारा है। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या दिया था, तो करो या मरो। महात्मा गांधी ने कब नारा दिया था, करो या मरो। कब नारा दिया था ये, अब जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसका नाम है करो या मरो। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नारे हो गए। तो आज मैंने यहाँ पे आप लोगों को 20 क्वेश्चंस कराए जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को वास्तव में वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप लोग अगर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी चैनल पर डली हुई हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो। मैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।